नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी में भूगोल दृष्टि पब्लिकेशन के आज ये आपका चैप्टर नंबर वही 7 है। चैप्टर नंबर 7 है। कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 7 हम लोग आज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है जो आपका मानवीय व पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार चैप्टर का नाम है भाई। प्रश्न नंबर 1 देखो, इसका प्रश्न नंबर 1, मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी स्थायी बस्तियों में रहते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको सत्य कथन बताना भाई। ठीक है, केवल एक है, केवल दो, एक और दो दोनों है, या ना तो एक ना ही दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन इसमें कहा गया है कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान, बिल्कुल बात ये सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी स्थायी बस्तियों। नहीं भाई, ऐसा नहीं, ये यहाँ पर स्थायी बस्तियां नहीं होती हैं जहां पर घने जंगल होते हैं या भैया बहुत गर्म होते ठंडे रेगिस्तानों में। ठीक, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। इसकी व्याख्या देखो, व्याख्या इसकी दी गई है। व्याख्या, केवल एक सत्य है, बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं हैं। अनुकूल जलवायु, जल की एक मिनट जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी होती है। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म या ठंडे रेगिस्तानों अथवा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। यथा कथन क्या है? कथन सेकंड आपका गलत था। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दो देखिए। प्रश्न नंबर 2 में है प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां आपसे पूछा जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में या घने जंगली क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, केवल एक सही है, एक और 3 सही है, या 1 2 3 4 सही है, या केवल 2 3 4 सही है, या केवल 1 और 4 सही है। प्रकीर्ण प्रकार की जो बस्तियां हैं वो मुख्य किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी आंसर। क्या? पहाड़ी क्षेत्रों में और घने जंगली क्षेत्रों में प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर 2 का। ग्रामीण बस्ती सघन व प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल में व अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा सड़क भूमिगत निर्माण है? निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर है, या एक्सप्रेसवे है, या सबवे है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, भूमिगत निर्माण आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा सबवे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, या सेंट्रल पैसिफिक है, या केप काहिरा रेल मार्ग। प्रश्न नंबर 4, ठीक है, सॉरी, तो जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। व्याख्या देखो इसकी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहां तक भैया? सेंट पीटर्सबर्ग से भैया ये जाता है व्लादिवोस्टोक तक। अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो, जल मार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जल मार्ग के संबंध में आपको विचार करना है। अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए
जलमार्ग सस्ता साधन है। केवल नदियां का उपयोग अंतर्देश जलमार्ग के लिए होता है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई? अब देखो पूछा क्या गया है, ये इसके बारे में लोग देखते हैं। सही पूछा गया है कि भाई गलत पूछा गया है आपसे? ठीक है, चलिए। तो इसमें पूछा गया था उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक है, या केवल टू, या केवल दोनों सही है, या दोनों गलत हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सत्य। क्या है? क्योंकि वो साधन जो होता है वो सस्ता होता है जलमार्ग वाला। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, दो गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। केवल एक कथन सत्य है, अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सस्ते साधन होता है। जलमार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग, एक एवं समुद्री जलमार्ग। नौवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। भाई नदियों, उसमें केवल नदियां दिया था भाई, यहाँ पर झीलों का भी प्रयोग हो सकता है अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देश जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स एवं अफ्रीका में नील नदी है। अतः कथन तो क्या है? असत्य। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ नदियों को दिया था, नदियों के साथ झीलों का भी प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है समुद्री एवं महासागरीय जलमार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, विकास से पत्तनों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ से क्लास 6 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 की ओर मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है क्लास 7 का। इसका पहला प्रश्न देखो, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताने हैं। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय एक ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। अगला ऑप्शन है इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो प्रश्न नंबर 1 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, केवल 1 और 2 सही है, या 2 3 सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या इनमें से सभी सही हैं। तो ये तीनों ही बातें क्या है? ये तीनों ही बातें भैया सत्य हैं भाई। ए बी सी यानी कि 1 2 3 तीनों ही बातें सत्य हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जिन्होंने आंसर डी दिया है वो लोग ये सभी सही हो जाएंगे आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग, व्याख्या इसके हम लोग देखते हैं भाई। व्याख्या देखो, उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से ही गर्म और आर्द्र होता है, अतः शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां पर वर्षा होती है। और बहुत बड़े बड़े भी जंगल वहां पर वन पाए जाते हैं, जैसे कि आपको जगह ब्राजील में है ना, ब्राजील में उसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है उस जंगल को। अगला है प्रश्न नंबर 2 देखो, आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? भाई जो आर्किड होते हैं और ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। वर्षा वन में उगते हैं, या मानसूनी वन में है, या भूमध्य सागरीय वन में, या शंकुधारी वन में? प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्षा वन में। आर्किड जो है और ब्रोमीलाइड है ये वर्षा वन के परजीवी पौधे हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं की छत्सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नमी युक्त होती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलायड उगते हैं। भाई जो परजीवी पौधे होते हैं वो आर्किड और ब्रोमीलायड यही वर्षा वन में उगते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए भाई अपने दोस्तों के पास सभी लोग। ठीक है,
चलिए नोट वही लगा लो भाई, 4 रुपए का। नोट में क्या है कि ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो पत्तियों में जल को संचित रखता है। ब्रोमीलाइड कैसा पौधा है? एक विशेष प्रकार का भैया पौधा है जो पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अंडा देने के लिए मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षावन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है भाई? मलोका, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षावन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? यहाँ पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के जीव को, या यहाँ के लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ को, या यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को, या यहाँ के लोगों के द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति को। प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में आप लोग मलोका क्या है, आखिर मलोका आपसे पूछा गया है, मलोका है क्या? ठीक है, तो मलोका भैया क्या है? ठीक, यहाँ वहाँ के लोग घर बनाते हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को मलोका कहा जाता है। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षावन में जो घर लोग रहते हैं, जो घर बनाते हैं, उसे मलोका कहा जाता है। अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षावन में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत भैया वर्षा होती है। अगला है प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदियां के बेसिन में सूसू नामक डॉल्फिन पाई जाती है? भाई सूसू नामक डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, लूनी में और गोदावरी में। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो केवल 1 और 2 है, या केवल 3 है, या 1 और 3 है, या उपयुक्त सभी। तो सूसू जो डॉल्फिन है वो यह किस नदी बेसिन में पाई जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा बेसिन में और ब्रह्मपुत्र बेसिन में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। इसमें डॉल्फिन पाई जाती है। सूसू नामक जो डॉल्फिन होती है वो गंगा बेसिन में और ब्रह्मपुत्र बेसिन, दोनों बेसिन में पाई जाती है। 4 हो जाएगा ए आंसर इसका सही आंसर। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ी जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। अगला है प्रश्न नंबर 5। कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर अवस्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोलकाता है वो किस नदी तट पर अवस्थित है? दामोदर है, या कोसी है, या बराकर है, या हुगली? प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कोलकाता है वो हुगली नदी के पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करना है कोलकाता का भैया डिजाइन किसने बनाया था? कोलकाता नगर, ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था कोलकाता का? इसका भी आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट। अगला चैप्टर है, हम लोग चलते हैं भाई क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। क्या है? चैप्टर का नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी किसे कहा जाता है? उत्तर अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को है, या दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को, या दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, या उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को? प्रेरी। ठीक है, तो प्रेरी क्या है? पहले बात, तो प्रेरी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है। क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। ये उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास का घास स्थल है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहा जाता है। ये समतल, मंद ढलान एवं पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहां पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। नोट देखो, 4 रुपए का नोट लगा लो। कितने रुपए का? 4 रुपए का। पृथ्वी की सतह का 1/4 भाग घास स्थल है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं भाई। आप लोग लाइक और भी शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हम लोग देखते हैं प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में, प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से
कौन से कथन सत्य हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं, जहां एक जल उपलब्ध होता है वहां सर यानी कि सरपत यानी कि विलो, आल्डर एवं पाल्पर जैसे पेड़ उगते हैं। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। तो आप लोग क्या आंसर दे रहे हो इसमें वही टू में, ठीक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है, ए, बी, सी या डी, ठीक। तो ये तीनों ही बातें क्या है, ये तीनों ही बातें सत्य हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा भाई सही आंसर, 2 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपर्युक्त तीनों कथन क्या है भाई, सत्य है। प्रेरी घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत जो कि है आपका उत्तरी अमेरिका, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत। इंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये है आपकी दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स घिरे हुए हैं। प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं, जहां जल उपलब्ध होता है, एक मिनट, जहां जल उपलब्ध होता है वहां सरपत यानी कि विलो, आल्डर और पॉपलर जैसे पेड़ उगते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं अब इन्हें संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है। इनमें से किस नदियों के अपवाह का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है। मिसिसिपी, सास्केचुआन है या हडसन है और या नील नदी। प्रश्न नंबर 3 भाई नील नदी तो आपका ये अफ्रीका की है, तो ये तो होगा नहीं भी, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा ए, मिसिसिपी और सास्केचुआन, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसका हो जाएगा सही आंसर, 3 का 1 और 2 आंसर, ठीक है। प्रेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेरी मैदान का अपवाहन मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियां, जबकि कनाडा के प्रेरी मैदान का अपवाहन सास्केचुआन नदी तथा उसकी सहायक नदियां करती हैं भाई। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 4, देखो प्रश्न नंबर 4 में है आपको कथन और कारण वाला प्रश्न है भाई। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। कूट दिया गया है, ए और दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर जाएगा ए, दोनों बातें सत्य हैं भाई, दोनों सब बातें सत्य हैं और जो है आर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर अगला है, इसकी हम लोग पहले व्याख्या देखते हैं। प्रेरी प्रदेश में वैज्ञानिक विधियों एवं आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि करने से उत्तर अमेरिका विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों में से एक है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं भाई। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं भाई, स्टेपी, डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया का है, वेल्ड, हाँ वेल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको वेल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो जो सवाना है, सवाना को उस समाना आपका हो जाएगा भाई शीतोष्ण नहीं उष्ण हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, लेकिन जो वेल्ड है वो शीतोष्ण है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर 6, वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। जायरे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल 1 है, केवल 2, या 1 और 2 दोनों है, या ना तो 1 है और ना ही 2 है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य भाई, इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। क्यों गलत है, इसकी हम लोग व्याख्या देते हैं भाई। केवल एक कथन सत्य है, दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं तथा इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती है। कौन सी भाई, ऑरेंज और लिम्पोपो। लिम्पोपो भैया कौन सी, क्या ये मकर रेखा को 2 बार काटती है? आप लोग कमेंट करो, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा भाई ए आंसर, क्योंकि 2 गलत था। अगला जो चैप्टर है हम लोग चलते हैं भाई, चैप्टर नंबर 10, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है रेगिस्तान में जीवन। कहां पर, रेगिस्तान में जीवन, कक्षा 7 का ये चैप्टर नंबर 10 है भाई, रेगिस्तान में जीवन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको भाई। मरुधान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुधान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, ऐसे क्षेत्रों को मरुधान कहते हैं। रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां बजरी के मैदान एवं नम्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं उनसे मरुधान कहलाते हैं। तो आपको क्या मरुधान को सही तरीके से परिभाषित कौन भाई से इसमें से करता है? प्रश्न नंबर ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या सी हो जाएगा इसका सही आंसर? तो भैया सी क्या है, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है और वहां मरुधान बनते हैं तो ये क्षेत्र उपजाऊ होता है। तो ये है मरुधान के संबंध में सही परिभाषा यानी कि डिफिनेशन। ऑप्शन नंबर इसका 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वहां पर गर्त बन जाता है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वह मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं यहीं पर। अगला है प्रश्न नंबर 2, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? आपको लद्दाख के संबंध में सही कथन बताना है। लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं एवं पश्चिम में जास्कर पर्वत है। लद्दाख के उत्तर में नांगा पर्वत है एवं दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएंगे भाई सही आंसर, सही कथन बताना है, ए बी। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, लद्दाख के उत्तर में नांगा पर्वत है और दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। इनमें से क्या हो जाएगा भैया सही आंसर? ठीक है, 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत है श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? इनमें से कौन सी नदियां हैं जो लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? सिंधु है, दामोदर है, पराकर है और श्योक है। प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो सिंधु और श्योक नदियां कौन सी हैं भैया? सिंधु और श्योक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सिंधु और श्योक नदी। लद्दाख से होकर कई नदियां बहती हैं जिनमें से सिंधु तथा श्योक प्रमुख नदियां हैं। श्योक सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गाज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानी जैसे कि गैंगरी हिमानी लद्दाख में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 देखो, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए और कथन कारण आर है। भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख हिमालय के
वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, ये बात भी सत्य है। ठीक, वहां यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, वर्षा जो होती है तो वो हिम कणों के रूप में होती है लद्दाख में वर्षा। वृष्टि छाया प्रदेश में जहां जो पड़ता है वहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 है लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख घाटी में सरपत विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या तो जैन हैं। लद्दाख के क्षेत्र बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं कि ए, बी, सी या डी? ठीक है, तो 5 हो जाएगा। ठीक, 2 इसका गलत है भाई, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर, 1 और 3 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पतियां विरल हैं। यहाँ जानवरों के चलने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी कि विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी कि विलो, जो विलो है ये पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है, जो कि हल्का होता है। लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम है या बौद्ध हैं। भाई क्या है, मुस्लिम या बौद्ध हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे कि हेमिस है, हेमिस आपका कई बार पूछा गया है, थिक्से है, लामा यूरू आदि हैं। गोम्पा तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन या भवनों को कहते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे ये भवन साधना पूजा, धार्मिक शिक्षा एवं भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर भैया समाप्त होता है। अब हम लोग भैया जो अगला चैप्टर है इसके बारे में हम लोग कल अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।